हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं अनुराधा प्रियदर्शनी आज अपने चैनल करंट अफेयर्स मास्टर पे एक नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। ये वीडियो है यूएसए और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट और इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ेगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो किसी भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम के लिए मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आजकल जितने भी जनरल कॉम्पिटिशन्स है सब में डिस्क्रिप्टिव का एक पेपर है, वो उस डिस्क्रिप्टिव के पेपर के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस टॉपिक को अच्छे से करें। आशा करती हूँ कि मैं आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझा पाऊँगी। इसके क्या इम्पैक्ट है, क्या रीज़न्स है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। ये सब जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। अगर आपको मेरा मटेरियल और चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, यूएसए और ईरान का जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये आज के टाइम में ही स्टार्ट हुआ है। इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इसकी हिस्ट्री, इसके पीछे के रीजंस क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस साल इतना न्यूज़ में क्यों रह रहा है। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख और ईरानी सेना के शीर्ष अधिकारी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी सहित सेना के कई अन्य अधिकारियों को बगदाद हवाई अड्डे के बाहर हवाई हमले में मार गिराया था। कासिम सुलेमानी जो थे वो मध्य पूर्व के सबसे शक्तिशाली मेजर जनरल के रूप में उनको देखा जाता था और वो ईरान का जो अपकमिंग प्रेसिडेंटल इलेक्शन था उसके कैंडिडेट भी थे। कासिम सुलेमानी जो है वो मिलिट्री जनरल ऑफ मोस्ट प्रोमिनेंट मिलिट्री जनरल ऑफ ईरान भी रहे थे। जब ये घटनाक्रम हुआ था, इसके बाद यूएसए और ईरान का जो रिलेशनशिप है वो और भी ज़्यादा करवाहट भरा और भी ज़्यादा इसमें तनाव आ गया था। इसके जब ये घटनाक्रम हुआ इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने क्या किया था कि जितने भी मिलिट्री बेसिस थे यूएस के ईरान में, उन पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। इसके साथ साथ ईरान हैज़ ऑल्सो inadvertently kill an Ukrainian plane, killing all the people abroad. It is likely that Iran will continue attacking the US military bases. मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो इसकी जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है। इसकी हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ ईरान में इसकी बहुत गहराई तक जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ, इसके रीजंस क्या क्या थे। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। इसके बाद मैं आपको ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, इसके क्या क्या रीजंस थे वो मैं भी आपको बता रही हूँ। इनके रीजंस को मैंने 4 डिफरेंट कैटेगरीज में रखे हुए हैं। पहला कैटेगरी है इस्लामिक रिवॉल्यूशन, सेकंड है हॉस्टेजेस क्राइसिस, थर्ड न्यूक्लियर इशू एंड फोर्थ है चैलेंजेस टू यूएस पावर एंड थ्रेड टू अमेरिकन एलीज। ये 4 कैटेगरीज में मैं आपको ये प्रॉब्लम्स बताऊंगी कि कैसे कैसे इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, ये रीजंस कैसे इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल रहे थे, मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी। पहले हम इस्लामिक रिवॉल्यूशन जानते हैं कि कैसे इस पॉइंट की भागीदारी कैसे रही थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के लिए। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू ईरान वॉज मोर इंक्लाइन टू यूएसए इन कंपेरिजन टू ब्रिटेन एंड सोवियत यूनियन। आफ्टर द वॉर एंडेड, अमेरिका ट्राई टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस विद ईरान बिकॉज ऑफ ऑयल विच यूएसए वॉज डिवोट ऑफ। उस टाइम पे वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोसादेक, उनकी 1952 में उन्होंने एक निर्णय लिया कि जितने भी एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनीज़ हैं उनको नेशनलाइज किया जाए। इस बात की भनक ब्रिटेन और यूएसए को लग चुका था। उसके बाद इन दोनों ने एक डिप्लोमेसी के तहत 1953 में अपने फेवर का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे शाह रेजा पल्लवी को न्यू रूलर ऑफ ईरान बना दिया था। इस शाह रेजा के टाइम पे 1953 to 1979, both the US and Britain had a free play in extracting oil resources of Iran. लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वहाँ के लोगों ने इसका विद्रोह किया। उनको लगा कि जो ये शाह पल्लवी की जो इनके जो मतलब अमेरिकन पॉलिसीज़ हैं वो ईरान को हार्म कर रहा है। इसके बाद 1979 में वहाँ पे इस्लामिक रिवॉल्यूशन आ गया था। तो ये रीज़न कैसे रहा, ये आप आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम आता है प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी और मैं आपको हो सकता है अच्छे से, इससे भी और अच्छे से समझा पाऊँ।
चलिए, इसके बाद का जो रीज़न है वो है हॉस्टेजेस क्राइसिस। ये कैसे रिस्पॉन्सिबल रहा इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, ये अब जानते हैं। जब 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, इसके बाद वहाँ के जो यंग क्रांतिकारी थे उन लोगों ने यूएस एम्बेसी पर अटैक किया था और 52 अमेरिकन्स को हॉस्टेजेस बना के एम्बेसी में रख लिया गया था। उनको हॉस्टेजेस जो बनाया गया था वो 4 नवंबर 1979 को बनाया गया था और उनको 444 दिनों के लिए, मतलब 19 जनवरी 1981 तक के लिए उनको हॉस्टेजेस बना के रखा गया था। बाद में इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में सीरिया ने जब इंटरफेयर किया, उसके बाद इनको रिलीज़ किया गया था। इन ये जो 52 अमेरिकन्स थे इनको वहाँ से निकाला गया था। इसके बाद से आज तक इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद का जो रीज़न है वो है न्यूक्लियर इशू, और कहा जाता है कि अभी के टाइम में भी जो ये टेंशन है इसका बिगेस्ट रीज़न ये न्यूक्लियर इशू ही रहा था। During Shah regime, the US assisted Iran to develop nuclear energy program, but later Islamic regime of Iran secretly developed a nuclear weapon program, which came to light in 2000. America and later the UN imposed sanctions against Iran for violating the provision of NPT. The nuclear issue was resolved in 2015 when Iranian nuclear deal was signed and Iran agreed to stop her nuclear weapons program. However, as insisted by her close allies Saudi Arabia and Israel, US withdraw from दिस डील इन मई 2018। ये एक बिगेस्ट रीज़न और बिगेस्ट पॉइंट है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का कॉन्फ्लिक्ट का, जब 2018 में इस न्यूक्लियर डील से यूएस ने विड्रॉ कर लिया था अपने दो साथी कंट्रीज सऊदी अरबिया और इजराइल के कहने पे। ये इनका कहा जाता है कि ये बोन ऑफ कंटेंशन है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का टेंशन का। इसके बाद से अभी तक ये टेंशन बना हुआ है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इशू बिगेस्ट रीज़न है। देखिए, 2015 में जब ये न्यूक्लियर डील साइन हुआ था, उस टाइम पे अमेरिका में बराक ओबामा की सरकार थी और उनका ये कहना था कि इस न्यूक्लियर डील के साइन होने के बाद ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने से रोका जाएगा। लेकिन 2018 में जब अमेरिका ने इस न्यूक्लियर डील से क्विट किया था, उस टाइम पे उनके दो रीज़न्स थे इसे क्विट करने के। पहला रीज़न डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि 2015 में जिन पॉइंट्स पे अमेरिका ने साइन किया था वो आज के टाइम में उन्हें मान्य नहीं है। और दूसरा उनका ये कहना था कि इस डील के बावजूद ईरान बैलिस्टिक मिसाइल्स बना रहा है और अपनी जो नेबर कंट्रीज है उनके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर भी कर रहा है। ये दो पॉइंट्स उनका कहना था, जिस बेसिस पे अमेरिका ने 2018 के मई में इस डील से क्विट कर लिया था। इसके बाद से ये जो पॉइंट है न्यूक्लियर डील का, ये बहुत बड़ा रीज़न रह रहा है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट का। इसके बाद अमेरिका बहुत तरह के सैंक्शंस इम्पोज करने लग गया था ईरान के ऊपर। उसके बाद उसने ईरान जो है, ईरान की जो इकोनॉमी है वो पूरी डिपेंड करती है कच्चे तेल के एक्सपोर्ट पे। तो अमेरिका जो है उस पर इन सब चीज़ों को लेके सैंक्शंस लगाने लगा था कि वो कितना अमाउंट तेल एक्सपोर्ट करेगा, कितना अमाउंट, कौन कौन सी कंट्रीज़ कितना अमाउंट खरीदेंगी, इन सब चीज़ों पे बैन लगाने लगा था अमेरिका। इसके बाद का जो मेरा रीज़न है, फोर्थ पॉइंट, वो है चैलेंजेस टू यूएस पावर एंड थ्रेट टू अमेरिकन एलीज। ये पॉइंट भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच के कॉन्फ्लिक्ट का बिगेस्ट रीज़न रहा है। आप इसको अच्छे से समझिए। यूएस जो है ईरान को बिगेस्ट ऑब्स्टेकल मान रहा है टू हर स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट इन द मिडिल ईस्ट एंड सोर्स ऑफ टेरर एक्टिविटीज़। ईरान जो है वो टेरर एक्टिविटीज़ कर रहा है, या यूँ कह सकते हैं एक्सपोर्ट कर रहा है टेरर को या एक्सट्रीमीज़ को। लेबनान, सीरिया, यमन और इराक, इन 4 कंट्रीज़ में टेरर को या फिर एक्सट्रीमीज़ को एक्सपोर्ट कर रहा है ईरान, जिसका इराक जो है वो बोल्ड सपोर्टर है पैलेस्टाइन का। ये भी एक बिगेस्ट कंसर्न है यूएस के लिए। ये एक बिगेस्ट कंसर्न कैसे है वो मैं आपको बताती हूँ। ईरान जो है वो 2 टेरर ग्रुप हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, लेबनान हिजबुल्लाह और येमेन्स हाउथी रिबल्स, इन दोनों ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है। और ये जो 2 ग्रुप है वो इजराइल और सऊदी अरबिया, इन दोनों कंट्रीज़ में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कर रही है। और ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो यूएस के फ्रेंडली कंट्रीज़ में आते हैं। ये भी यूएस के लिए एक बिगेस्ट मैटर ऑफ कंसर्न है। इससे भी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं।
इसी के साथ मैंने आपको वो 4 पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए जिसके साथ ये जो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था वो स्टार्ट हुआ था और क्या क्या रीजंस थे वो मैंने अच्छे से बता दिया था। देखिए, मैंने पॉइंट वाइज इसलिए कवर करने की कोशिश की क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम में या तो आप मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो अगर आप पॉइंट वाइज किसी आंसर को अच्छे से लिखते हैं तो आपके मार्क्स उससे ज़्यादा बनेंगे। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको इस कॉन्फ्लिक्ट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। स्पेशली मेरा फोकस इंडिया की तरफ रहेगा, इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ें भी मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। देखिए, अगर इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में मतलब यूएसए और ईरान के बीच में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे और इंडियन इकोनॉमी दोनों पे ही बहुत बुरे तरीके का पड़ेगा। अब मैं आपको ये डिटेल में बताती हूँ कि क्या इम्पैक्ट इंडिया पे इसका पड़ेगा। जब इन दोनों के बीच कंट्रीज़ के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन अगर चलता रहता है तो शॉर्टेज ऑफ ऑयल सप्लाई हो जाएगा, साथ ही साथ ऑयल का जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया है वो राइज कर जाएगा, साथ ही साथ हमारे फिजिकल डेफिसिट पे काफ़ी प्रेशर पड़ने लगेगा। अगर मैं आपको डाटा के साथ समझाऊं तो ये कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट ऑयल प्रोडक्ट कंट्रीब्यूट नियरली 27% ऑफ total Indian import bill of India. With rising prices of oil in the global market, it will increase the import bill. This will have negative impact on the fiscal deficit of government of India, which is 3.3% of GDP in 2018 to 2019. It will also increase the trade deficit of India. The rising oil price will have cascading impact on the prices of essential commodities as the transportation cost of good will also increases. अगर लीन और थीन लैंग्वेज में कहूँ तो ये कि इस कॉन्फ्लिक्ट का इम्पैक्ट जो है वो जनता जनार्दन, नॉर्मल जनता जनार्दन पे भी पड़ेगा, क्योंकि हम जो भी चीज़ हमारे पास एसेंशियल कमोडिटीज़ आती है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसपोर्ट होके आती है। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो ऑयल से होता है। अगर ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो जेन्युइन सी बात है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा। अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा तो जो हम प्रोडक्ट खरीदेंगे उसका प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसका इम्पैक्ट जनता जनार्दन पे कैसे पड़ेगा। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द ऑनगोइंग क्राइसिस विल एडवर्सली इफेक्ट द फॉरेन रेमिटेंस कमिंग फ्रॉम गल्फ कंट्रीज। एट प्रेजेंट नियरली 8 million Indians are working in Gulf countries and contribute nearly $35 billion foreign exchange annually for India. The tension will put extra burden on the government for their safety and evacuation. अगर ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ये भी प्रेशर पड़ेगा कि जो भी हमारे इंडियंस जो गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको इवैक्यूएट कैसे, सेफली इवैक्यूएट कैसे किया जाएगा। इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये है कि इंडिया को क्लियर कट स्टैंड लेना पड़ेगा। अभी इंडिया डिप्लोमेटिकली काम कर रही है। वो इंडिया के रिलेशंस जो हैं वो ईरान के साथ भी अच्छे हैं, साथ ही यूएस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। और इन दोनों कंट्री यूएस पावर में काफ़ी यूएस एक बहुत पावरफुल कंट्री है और साथ ही ईरान जो है वो सेंट्रल एशिया में मतलब मध्य एशिया में बहुत पावरफुल कंट्री के रूप में इमर्ज कर रही है। तो अगर इंडिया अपना क्लियर कट स्टैंड लेता है तो इंडिया को इसका इम्पैक्ट जो है इंडिया पे वो बहुत निगेटिव पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी पे भी बहुत निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप देखें तो ईरान के साथ हमारा चावर पोर्ट बन रहा है जिससे इंडिया की जो कनेक्टिविटी हो जाएगी अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इससे इंडिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में काफ़ी सुविधा होगा। अगर इंडिया यूएसए के साथ खड़ा होता है तो ईरान के साथ ये डील हमारी कैंसिल हो जाएगी और हमें इस चीज़ का बहुत लॉस होगा। अगर इंडिया ईरान के साथ खड़ी होती है तो यूएस एक बहुत पावरफुल कंट्री है, तो हमारे यूएस के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाएंगे और इसका भी हमारे को बहुत लॉस सहना पड़ेगा। इसके बाद एक और पॉइंट है जो इंडियन इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करेगा, वो है इफ़ टेंशन फ्लेयर अप there might emerge a new coalition of regional forces like Russia, China, Turkey, Iran and Syria, which may be harmful for India in the longer run. It is because of the possibility of this strategic crystallization that Trump has tried to win away Pakistan from the Iranian and Chinese ambit. However, Trump's commercial nature of diplomacy may not have desired success in Pakistan, as the latter is also consequence of her balancing position and placed very close to
चाइना। इसके तहत ये होगा कि अगर ये चलता रहा ये युद्ध, तो एक न्यू रीजनल फोर्स के रूप में रशिया, चाइना, टर्की, ईरान और सीरिया उभर के आएगी, जिसका इंडिया को लॉन्ग टर्म में बहुत लॉस सहना पड़ेगा। मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की कि मैं जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के, वो मैं सारे कवर कराने की कोशिश करूं। आशा करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी डाउट है, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर इसी के साथ अगर आपको मेरा चैनल और मटेरियल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और हाँ, शेयर भी करें। साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस करके रखें, ताकि जितने भी अपकमिंग वीडियोस रहेंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये टॉपिक पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये टॉपिक आपका एस्से के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अच्छे से करिए। आशा करती हूँ समझ में आपको अच्छे से आया होगा। इसी तरह मैं आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आती रहूँगी, और कोशिश करूँगी कि आपका जो ये लॉकडाउन का पीरियड है वो अच्छे से पढ़ाई करते हुए निकले। थैंक यू।